नमस्कार साथियों। देखिए, भारत सरकार आप सभी नागरिकों की नागरिकता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले ही कहा है कि हम पूरे देश में एनआरसी कभी भी करवा सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार किसी भी समय आपके घर पर अधिकारी भेज करके आपसे नागरिकता का सबूत मांग सकती है। अच्छा, ऐसे में देखिए कुछ लोग क्या है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो भारत देश के हर नागरिक के लिए, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए, लेकिन स्पेशली आज के इस वीडियो को मैंने केवल मुस्लिम भाई बहनों के लिए ही बनाया है, ताकि जो आप लोग डरे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से दस्तावेज तैयार करें, तो उन सभी चीज़ों का पूरा डाउट आज आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखिएगा, विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको सुन के वाकई आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एक चीज़ को आपको समझना होगा कि जो न्यूज़ सोशल मीडिया पर या टीवी पर चल रही है, हर बार वो सच नहीं होती। कई बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने जानबूझ के भ्रामक न्यूज़ आप तक पहुंचाई, आपको डराने का काम किया। लेकिन मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि अगर आप लोग अपनी नागरिकता को लेकर के परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके किसके दस्तावेज आप इकट्ठा करो, अपने माता पिता के, अपने, या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ, तो बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। देखिए, शुरुआत हो रही है असम से। असम में 2019 में एनआरसी हुई थी और उसमें तमाम लोगों ऐसे थे जो नागरिकता साबित नहीं कर पाए, और वहीं से ये भ्रम लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, स्पेशली मुस्लिम्स के, कि आप लोग अगर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपके साथ ये हो जाएगा, आपको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मतलब तरह तरह की बातें करी जा रही हैं। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एसआईआर और एनआरसी आखिर है क्या। क्योंकि देखिए, डर वही लोग रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, अगर आपको बुरा लग रहा हो तो उसके लिए मैं पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। डर वही लोग रहे हैं, भ्रम में वही लोग हैं, या तो जिन्हें कानून के बारे में जानकारी नहीं है, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब कानून के हिसाब से काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती उठा के दूसरे देश नहीं भेजा जाएगा। तो आइए आपको बेसिक से समझाते हैं, एसआईआर क्या है, एनआरसी क्या है। देखिए, एसआईआर मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करना है। जैसे कोई किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम उस लिस्ट से हटाना है ना। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे स्कूल अगर आप लोग गए हो, आपने देखा होगा वहाँ पर टीचर जो है एक अटेंडेंस रजिस्टर लेकर के आते हैं, नाम बुलाते हैं, आप लोग बोलते हो प्रेजेंट सर, है ना। तो एक तरह से वही बीएलओ जो है वही अटेंडेंस रजिस्टर लेकर के एक तरह से वो अपने क्षेत्र में घूमते हैं। जो मतदाता मिल जाता है उसके आगे टिक कर देते हैं, जो नहीं मिलता है उसका नाम हटा देते हैं, है ना। बाकी जिनके ऊपर उन्हें डाउट होता है उनसे वो दस्तावेज भी मांगते हैं। लेकिन एसआईआर का पूरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको वोट देने का अधिकार उससे मिलेगा। अगर आप प्रेजेंट नहीं होगे, अपने सबूत नहीं दिखा पाओगे, तो आपको सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा या आप नागरिकता साबित नहीं कर पाओगे। तो एसआईआर का मतलब सिर्फ और सिर्फ नागरिकता से ही है। और दूसरा, एसआईआर जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, और ये चीज़ कानून में लिखी हुई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता जांच करने का अधिकार फिलहाल नहीं है और ना ही भविष्य में होगा। अगर नागरिकता की जांच कोई विभाग कर सकता है पूरे भारत देश में, तो वो सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय है, जिसके मंत्री इस समय अमित शाह हैं, और उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है ऑलरेडी कि हम एनआरसी करवा सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं एनआरसी अगर होगी तो ये क्या है। देखिए, अगर एनआरसी होती है तो एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी भारत देश में रह रहे लोगों की सूची तैयार करना और उनसे नागरिकता का सबूत मांगना। यानी जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ उन्हीं का नाम उस रजिस्टर में चढ़ेगा, सबका नहीं। क्योंकि हमारे देश में इस चीज़ से आप लोग इनकार नहीं कर सकते हो कि अधिकतर हमारे पड़ोसी मुस्लिम देशों से लोग आकर के घुसपैठियों की तरह रह रहे हैं। चाहे वो बांग्लादेश से हों, अफगानिस्तान से हों, पाकिस्तान से, कहीं से भी हों, घुसपैठियों की तरह आके हमारे देश में रह रहे हैं। आए थे अपने रिश्तेदारों से मिलने या किसी काम से, लेकिन यहाँ पर आए और उनको इतना अच्छा लगा कि छुप के यहाँ पर रहने लगे, सरकार की नज़र से ओझल होके। तो अब चूंकि गवर्नमेंट दस्तावेज मांग रही है तो ऐसे लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, है ना। तो ये ज़रूरी है, एनआरसी का संबंध आपकी नागरिकता से है।
इसके बाद देखिए असम एनआरसी से क्या सीख मिलती है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि असम में 2019 में एनआरसी हुई थी। असम में एनआरसी की प्रक्रिया अलग कानूनी और ऐतिहासिक परिस्थितियों के तहत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में भी असम के एनआरसी के लिए 1951 एनआरसी और संबंधित दस्तावेज उल्लेख मिलता है, यानी 1951 के आसपास एनआरसी का ट्राई करा गया था असम में। इसलिए असम के अनुभव को सीधे पूरे भारत में लागू होगा ये मान लेना गलत है, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग परिस्थितियां हैं, चाहे वो जनसंख्या के हिसाब से हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सीख जरूर मिलती है, अपने पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखना, क्योंकि वहाँ पर लगभग 19 से 20 लाख लोग ऐसे थे ऑन रिकॉर्ड जो अपने दस्तावेज, बेसिक से दस्तावेज समय पर दिखा नहीं पाए, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, या फिर कोई 1987 से पहले का दस्तावेज हो, नहीं दिखा पाए लोग। तो इससे हमें वहाँ से ये सीखना है कि हमें अपने पुराने से पुराने दस्तावेजों को इकट्ठा करके एक जगह फाइल बना के रखना है। सबसे ज़रूरी बात, आपके दस्तावेजों में नाम एक जैसा होना चाहिए। यही वो गलती है जो अक्सर मुस्लिम्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मोहम्मद में MOHD लगेगा या MD लगेगा। इस चीज़ का अपवाद पिछले काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और अभी भी मैं जानता हूँ कि आप में से 70% लोग इस चीज़ को नहीं मानते होंगे, ना ही जानते हो। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अलीम, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अलग अलग दस्तावेजों में उन्होंने अलग अलग लिखवाया। आप मानते हैं कि चलिए पैन कार्ड में उनका लिखा हुआ है मोहम्मद, यानी MOHD, मोहम्मद अलीम। वहीं दूसरे दस्तावेजों में उन्होंने पूरा लिख दिया मोहम्मद की स्पेलिंग MOHAMMED, जो भी स्पेलिंग है पूरा लिख दिया मोहम्मद अलीम। तीसरे दस्तावेजों में सिर्फ MD अलीम लिख दिया, नहीं मोहम्मद अलीम। तो देखिए दस्तावेजों में अगर आप अलग अलग कर रहे हो नाम, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सभी दस्तावेजों में नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर नाम अलग अलग है, इसका मतलब आप गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हो और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सिर्फ स्पेलिंग अलग होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये कोई रूल नहीं है कि आप नाम की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी तो आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश है, आप उसे सुधार करिए। सुधार ना करना ये आपकी गलती है ना। लेकिन अलग अलग दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग होने पर वेरिफिकेशन, करेक्शन और डॉक्यूमेंट मैचिंग के दौरान आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी संभव हो सके इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग सुधरवाइए। सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे परिवार का रिकॉर्ड चेक करें। अक्सर लोग केवल अपना आधार और पैन कार्ड देख लेते हैं, सोचते हैं सही है बस ठीक। नहीं, आप अपनी वाइफ का देखिए, बच्चों का देखिए, दादा परदादा माता पिता जो भी हैं सभी के डॉक्यूमेंट चेक करिए बैठ करके कि क्या सभी के दस्तावेजों में, सारे दस्तावेजों में, जितने भी मान लीजिए आपकी वाइफ हैं तो उनके सारे दस्तावेज जो हैं सभी में नाम एक जैसा है। क्या आपके पिता हैं तो उनका नाम एक ही जैसा है? तो ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा खास करके पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखिए। अगर नहीं है तो उन्हें ढूंढने की कोशिश करिए, जैसे पुराना वोटर ID कार्ड हो आपका, आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र अगर हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, ज़मीन के कोई दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, खतौनी वगैरह अगर हो आपके पास, या फिर कोई भी अगर आपके घर में पुराना पेंशनर रहा है बुजुर्ग तो उसका पेंशन रिकॉर्ड या उसकी सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड, जो भी आपके पास है, आप पुराने से पुराने दस्तावेज को इकट्ठा करने का प्रयास करिए, क्योंकि यही वो दस्तावेज हैं जो आपको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा नाम के साथ साथ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ भी चेक करिएगा कि वो भी अलग नहीं होने चाहिए। कौन कौन से दस्तावेज संभाल कर रखें, मैंने आपको बताया, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, जमीन और संपत्ति से रिलेटेड पुराने कागजात, पहचान और पते संबंधी दस्तावेज, इन चीज़ों को संभाल के रखिए। आधार को लेकर के सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मेरे पास आधार कार्ड है तो मेरी नागरिकता साबित हो गई। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो सोचते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड ही नागरिकता का सबूत है। लेकिन पता नहीं मैं कितनी बार अपनी वीडियो में अनगिनत बार बता चुका हूँ कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड ये नागरिकता का सबूत नहीं है। इन सभी का अलग काम है, ये अलग विभाग के लिए बनाए गए हैं। जैसे आधार पहचान के लिए है, वोटर कार्ड वोट देने के लिए, ठीक उसी तरह से राशन कार्ड आपका राशन के लिए है। नागरिकता साबित करने का सिर्फ 2 ही दस्तावेज हैं, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट। लेकिन विभिन्न केसों में, अलग अलग परिस्थितियों में सरकार आपको कुछ छूट दे सकती है। वो जब भी क्लियर होगा जब NRC की गाइडलाइंस आएंगी। इसके अलावा बाकी SIR में अगर आपका नाम नहीं आया है, आपके राज्य में SIR हो चुका है, तो अपने राज्य की फाइनल SIR लिस्ट जरूर चेक करिए। अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो BLO से कांटेक्ट करके उसमें अपना या अपने परिवार जिसका भी नाम नहीं है उसको ऐड ऑन जरूर करवाइए, क्योंकि वोट देने का अधिकार ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसे आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देना है।
बाकी देखिए यहाँ पर जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। प्रेजेंट टाइम में एनआरसी को लेकर के जितनी भी अफवाहें आ रही हैं उनसे सावधान रहिए, डरिए बिल्कुल भी मत, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म के आप हो, ना तो आपको देश से बाहर निकाला जाएगा, ना ही आपको किसी तरह से परेशान किया जाएगा, है ना। बस नागरिकता की जांच करी जाएगी और ये देखा जाए कौन है भारत का कौन नहीं। बाकी एनआरसी की गाइडलाइंस जब तक नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया है। आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।